तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड का एंड किया था, जहाँ पर पिछले एपिसोड में हो चुका होता है रेन और रॉन पर अटैक। लेकिन कोरिन अनुमान लगाता है कि मेरिटा पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसके ऊपर तो अटैक होता ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं सीन स्पेशल डोमिनेट्री का। मेरिटा घबराते हुए कहती है, जैसा तुमने कहा था मैंने सिर्फ वैसा ही किया, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई अटैक हुआ ही नहीं। कोरिन भी सोच रहा होता है क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है। जैसा कि मैंने सोचा था मेरिटा के ऊपर अटैक होना चाहिए था। उनका ओरिजिनल प्लान था जोसेफिन पर अटैक करना, मेरिटा पर अटैक करना और सेमी टाइम पर चेयरमैन पर अटैक करना। तो मैंने उनके लिए ट्रैप भी बिछाया था और उनके लिए बेट भी किया। रेड फैक्शन वालों को तो संभाल लिया, लेकिन ये ब्लैक फैक्शन वाले कहाँ गए। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है, कोरिन क्या तुम आप भी सोच रहे हो आखिरकार वे दूसरे मेजेस कहाँ चले गई जो कि टावर से यहाँ पर भेजे गए थे। रूम में खड़े सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन है, जो कि होती है हमारी कातलाना प्रिंसेस मरियम, जो कि शायद हमारे कोरिन को बताने वाली होगी फुल एंड फाइनल लोकेशन उन मेजेस की। जहाँ पर हम उस ब्लैक मेज का सीन देखते हैं जिसकी सारी सुअरों को हमारे गोल्डन वुल्फ यानी कि रिन और रॉन ने धूल चटा दी होती है। वह ब्लैक मेज भी कहता है, अरे नहीं ये तो गोल्डन वुल्फ है और इनकी वैल्यू तो भाई साहब वेम्पायर क्लास की उस मेरिटा से भी काफी ज्यादा होगी। तो फिर और वे ब्लैक मेजेस अपने मैजिक पावर का यूज कर रहे होते हैं और अपनी मैजिक का यूज करते हुए समन करते हैं काफी खतरनाक से मॉन्स्टर को, जो कि बना होता है सिर्फ उन्हीं मरे हुए पिग्स की बॉडी से। इस मैजिक का नाम होता है हलवेंडर, जिस मॉन्स्टर का सारा कंट्रोल होता है एक ब्लैक मेज के हाथों में, जो कि कहता है आखिर तुम्हारे जैसे एक कमजोर बीस्ट मेरे जैसे एक ताकतवर मेज के सामने कैसे टिक सकते हैं। रिन और रॉन भी उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बीस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर वे दोनों भागने लगते हैं वहां से। और तभी वह बीस्ट पीछे से उनके ऊपर अटैक करता है, जिसे वे जैसे तैसे करके बगल को हटकर डॉज कर लेते हैं और वहीं पर धड़ाम से गिर जाते हैं। जब वे खड़े होकर उस अटैक के इम्पैक्ट को देखते हैं तो भाई उस मॉन्स्टर ने तो पूरी जमीन ही चीर दी होती है। वह ब्लैक मेज भी उस मॉन्स्टर को बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा थक गए होता है। वह कहता है, हा क्या तुम सरप्राइज हो गई। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि एक छोटे से बीस्ट को ऐसे मैजिक नॉलेज की क्या ही समझ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है लाइफ एसेंस मैजिक। और अपने ही ज्ञान को पेल रहा होता है, कहता है कि मैंने काफी लंबे टाइम तक पढ़ाई की है, जिससे मुझे पता चला मसल्स की डेंसिटी को बढ़ाने से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और भी काफी ज्यादा ज्ञान की बातों को पेल रहा होता है, जहाँ पर वह मॉन्स्टर सीधा जाकर हमारे रिन और रॉन पर अटैक कर देता है। और वह ब्लैक मेज बताता है तो इससे इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी बल्कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी लगभग दोगुनी हो चुकी है। जहाँ पर हमारे रॉन ने अटैक किया होता है, जिस अटैक का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं होता उस मॉन्स्टर पर। वे दोनों भी समझ जाते हैं ये काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और वह मॉन्स्टर उन दोनों पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। वे जैसे तैसे करके डॉज कर रहे होते हैं उसके अटैक्स को। फिर वे दोनों अपने बड़े भाई यानी कि हमारे कोरिन की बातों को याद करने लगते हैं, और जहाँ पर कोरिन ने उससे कहा था अकेडमी में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मेरे से भी काफी ज्यादा तेज है और मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर मैं उनसे फाइट करूं तो मैं उनके खिलाफ जीत सकता हूं। इस बात को सुनकर वे दोनों भी चौंक जाते हैं। वे कहते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जहाँ पर हमारे कोरिन ने उनको बताया होता है कि पहले पहले अपने एनिमी की अटेंशन को दूसरी तरफ भटकाओ, फिर उसकी वीकनेस पर अटैक करो। जहाँ पर रॉन ने रिन को एक सिग्नल दिया होता है और रिन भी उसकी वीकनेस की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसके पंजे तो काम कर नहीं रहे होते, इसलिए वह अपने बाइट का यूज करती है उसे डैमेज पहुंचाने के लिए। जहाँ पर कोरिन ने भी उनसे कहा होता है तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना है और अपने अटैक को बार बार करते जाना है, जिससे कि आखिरकार तुम जीत ही जाओगे। वह मॉन्स्टर भी चिल्लाने लगता है दर्द की वजह से। रॉन उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जहाँ पर रिन ने उसके पाँव पर अटैक किया होता है। रिन सोच भी रही होती है शायद इसका अंत हो चुका है, लेकिन तभी वह अपने मुंह से खून खांस देती है और धीरे धीरे करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। रॉन भी रिन की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह पूछता है रिन, रॉन अभी भी हवा में होता है। वह मॉन्स्टर तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और अपने पंजे से रिन की छाती को चीर देता है। रिन की आंखें खुली और मुंह खुला, वह कुछ समझ नहीं पा रही होती और वह ब्लैक मेज डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है, तुम पागल बीस्ट, इस मॉन्स्टर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही एक पॉइजन है। तुम्हें तो इसका भी नहीं पता चला कि आखिर तुम किस चीज को वाइड कर रही हो। तभी उनमें से एक मेज चलाते हुए कहता है, रुको, हमारे एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसे कैसे मर जाने देना चाहिए। अरे नहीं, इस मॉन्स्टर ने तो इसे मार दिया, इसलिए मैंने कहा था कि इस मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस पर भी काम न करना चाहिए। लेकिन उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर रोहन को आ चुका होता है काफी खतरनाक वाला गुस्सा और सीधा अटैक करने के लिए बढ़ता है उसी मेज की तरफ। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर अपने हाथ को बीच में लाता है और उस मेज को बचा लेता है। इससे तो वह
मेज भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है अरे अरे जल्दी करो, इसे कुछ तो करो, इसे बस जिंदा रखना, इसके हाथ पाँव को तोड़ दो ताकि ये हम पर अटैक ना कर पाए। तभी हमें बताया जाता है इन दोनों सिबलिंग्स के बीच में काफी खतरनाक सा बॉन्ड है और ये दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक तरीके से निर्भर हैं। अगर तुम एक को मार दोगे तो दूसरा डेफिनेटली ही पूरी तरह अवेक हो जाएगा। हम देखते हैं भाई साहब वहाँ पर स्लेसेस की बौछार हो चुकी होती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। उसे तो पता भी नहीं चल रहा आखिर अटैक कहाँ से हो रहा है और डिफेंड कहाँ से करूँ। चारों तरफ लाल रंग की बौछार हो जाती है। उस ब्लैक मेज की तो बोलती बंद हो जाती है। तभी वह देखता है रॉन को, जो कि हो चुका होता है फुल्ली अवेक और जा चुका होता है अपने बजर्क मोड पर और काफी बुरी हालत हो चुकी होती है उसकी और रो भी रहा होता है। वो कहता है मैं इन सभी को मार दूंगा, तुम सभी को, कोई तुम में से जिंदा नहीं बचेगा। वह मेज भी हमारे रॉन के ऐसे रूप को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है इसे मार दो, एक्सपेरिमेंट गया भाड़ में, इसे जल्दी से मारो। सारे मेज एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहते सही आर्काई प्रोफेसर, रुको हमें अभी इसे रोकते हैं और वे अपनी ब्लैक मेज का यूज करने लगते हैं। लेकिन भाई रॉन के बजर्क मोड के सामने कौन टकने वाला था और एक एक करके चुन चुन के उनकी तो ऐसी तैसी कर रहा होता है। लाल रंग की ऐसी होली को देखकर बंदे की तो हलक से बाहर आ जाती है उसकी जान और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रॉन भी उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है। वहां पर पहुंच चुका होता है कोरिन, जिसने हमारे रॉन के अटैक को रोक लिया होता है। रॉन भी काफी ज्यादा गुस्से और उदासी के मूड में कहता है, वह कहता है कोरिन कोरिन उन्होंने रिन को मार दिया, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों नहीं थे, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था, आखिर क्यों क्यों। और वह भाई साहब हमारे कोरिन पर पंचेस की बौछार कर रहा होता है लेकिन हमारा कोरिन शांति से वहां पर खड़ा होता है। कोरिन के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता और तभी अब वह अपने स्पीयर को जमीन में गाड़ देता है और सीधा जाकर रॉन को गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ करना, यह एक पल तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर का पल लगा होगा। रिन अभी भी जिंदा है और रॉन भाई सब रो रहा होता है। जहाँ पर मेरिटा हमारे रिन का इलाज कर रही होती है और वह कहती है इसके घाव तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर हम थोड़ा और लेट हुए होते तो भाई साहब कंडीशन और भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। वह अपनी कॉन्शियसनेस को ही खोई है अभी, वैसे तो ये ठीक है। जहाँ रॉन अभी भी रो रहा होता है, कोरिन भी उसे दिलासा दे रहा होता है, कहता है हाँ हाँ चिंता मत करो, सब चीज ठीक हो जाएंगी। तब वह सोचता है पास्ट की बातों को, जहाँ पर प्रिंसेस मरियम ने आकर उसे बताया होता है कि आखिरकार वे मेज कहाँ गए हैं। उस टाइम पर तो कोरिन को विश्वास नहीं हो रहा होता, वह भी सोच रहा होता है आखिरकार ये मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन को क्यों दे रही है, जबकि प्रिंसेस मरियम को सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेज टावर की तरफ से मिलता है। इसके पास कोई भी रीजन नहीं है मुझे उस जगह की लोकेशन के बारे में बताने के लिए। प्रिंसेस मरियम भी कहती हैं हाँ मैंने अब की बार तुम्हें काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो ऐसा दोबारा नहीं होने वाला। कोरिन भी वहां से जल्दी से जाते हुए कहता है मैंने अब की बार तुम्हारा काफी बड़ा उधार लिया है। प्रिंसेस भी कहती है हाँ ये बात तो है, लेकिन जल्द ही तुम इसे चुकाने भी वाले हो। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोरिन ने उन सभी ब्लैक मेजेस को पकड़ लिया होता है और उन ब्लैक मेजेस ने भी आसानी से सरेंडर भी कर दिया होता है। तभी वह नाइट प्रोफेसर कहता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में कोई भी ज्यादा बुरी तरीके से घायल नहीं हुआ। कोरिन भी कहता है हाँ प्रोफेसर ये बात तो सही है, ऐसा इसलिए ही हो पाया क्योंकि आपने उनकी काफी अच्छे तरीके से रक्षा की थी। प्रोफेसर भी कहते हैं नहीं मैंने ज्यादा कुछ तो किया नहीं था, वो तो इनके पास इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अपनी रक्षा खुद ही कर ली। कोरिन भी कहता है हाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो ब्लैकिस्ट में तो इतने अच्छे थे जिन्होंने फ्री मैन के सारे इक्विपमेंट्स को बना दिया और उन्होंने इस रिजल्ट को क्रिएट करने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। वे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है स्टूडेंट कोरिन, जो कि होती है जोसेफिन, वहाँ पर आती है और कोरिन कहता है अरे मैडम आप यहाँ पर, यहाँ का काम बस हो ही गया है। मैडम भी कहती है यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वह मार्क जिसे चेयरमैन पोजेस करते हैं वह रिएक्ट कर रहा है। जिसे सुनकर कोरिन के शरीर में तो सियरन सी दौड़ जाती है और उसे प्रिंसेस मरियम की वही बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम जल्दी ही अपनी कीमत चुकाने वाले हो, और याद करता है कि रेड फैक्शन ने मैडम जोसेफिन पर अटैक किया जबकि ब्लैक फैक्शन ने रिन और रॉन पर। तो आखिरकार गोल्डन मेज एड्रिन कहाँ गया, वो तो हमें कहीं मिला ही नहीं। तो भाई तभी कोरिन किसी चीज को रियलाइज करता है, वो कहता है क्या उन्होंने एक के बाद एक सिमुलेशन अटैक किया। इतने सारे चेंजेस करने के बाद सिनेरियो अब भी जैसा लिखा गया था उसी हिसाब से चल रहा है। जोसेफिन भी कहती है हमें अभी जाना होगा, तुम्हें अलर्ट रहना होगा, फिर तुम्हारे रेड फैक्शन और ब्लैक मैजिक फैक्शन की तरह तुम्हारे पास कोई एडवांटेज नहीं होगा। इस बार की सिचुएशन एकदम अलग है। कोरिन भी सोचता है तो चलो चलते हैं, अब मैं पुराना वाला कोरिन नहीं रहा, मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। तभी मेरिटा, एलिसिया
और हावरेन दो तीनों ही कहती हैं कि हम भी चलेंगे साथ में। कोरिन भी सोचता है स्पेशल रैंक डेमी ह्यूमन वैम्पायर, एक स्वॉर्डमैन जो कि स्वॉर्ड डोमेन को चला सकता है, और एक इनक्रेडिबल लिविंग ज़ॉम्बी, और मैं कोरिन लोज जिसके पास हैं 3 ऑरा कोर्स और जो सन को भी अपने हाथों में पकड़े रखता है। इतनी सारी फोर्स उस गोल्डन व्हील्स के लिए काफी होगी और वे उस पोर्टल के जरिए जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पर पहुंचते हैं वे वहां के सीन को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, जहां पर चेयरमैन काफी बुरी हालत में पड़ा होता है वे इन्हीं के सामने। कोरिन भी मन में सोचता है चेयरमैन को इस हालत में लाने वाला जरूरी कोई डेंजरस पर्सन होगा, एक स्पेशल रैंक आर्कमेज एड्रियन और नहीं। वहां पर 4 बंदे होते हैं। तभी बताया जाता है 4 ग्रेट ट्रेजर्स एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। वहां पर होते हैं डोमरो रिक्स, डूनेरे सकाइस, एड्रियन गोल्डन मेज और पीछे पीछे सबसे लास्ट वाला बंदा द वल्टजार की कहता है तो ये तुम हो। हम उस फेथ के ब्रिज, हम उस भाग्य के इस पतले से ब्रिज पर मिल ही गए। आखिर मिले भी तो कैसी बेकार सी सिचुएशन में, क्या ये कोई ब्लेसिंग है या कोई कर्ज? काफी अच्छा सवाल है ना। ये होता है एन्चेंटिंग मोनार्च ओहार्ड ब्रिज। तभी सिस्टम विंडो आती है जिसमें बताया जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ पैराडाइज ओपन हो चुका है, जहां पर सिस्टम में बैकअप एक्टिवेट हो चुका होता है, जहां पर बताया जाता है डोमिनर रिक्स जिसका रेविलियंस A+, डूना सकाइस का भी A+, ओहार्ड ब्रिज का A++ और लास्ट में वल्टजार का EX। सिस्टम का बैकअप पूरा हो चुका होता है जिसमें होता है स्टेट इंक्रीज, वो भी 740% से, और कहा जाता है कोरिन लोज इन बुरे लोगों को हराकर प्लीज इस दुनिया को बचाओ। जिसे देखकर तो भाई साहब कोरिन के भी पसीने छूट जाते हैं। वह भी कहता है आखिर कैसे तुम? तभी वल्टजार कहता है डेस्टिनी ने भी हमारे इस भाग्य को एक दूसरे से बांध दिया है। तो बच्चे क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? और बताया जाता है ये है फाइनल बॉस वल्टजार। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर की फाइट काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसकी नेक्स्ट चैप्टर को लाने का जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।